friends, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now और अब हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में। कल हमने बात करी थी रिसर्च के बारे में, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा था रिसर्च का, इसके साथ में टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ में हमने बात की थी कितने प्रकार की रिसर्चेस होती हैं उनके बारे में हमने समझा था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि यूजीसी नेट का जो जर्नल पेपर है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और रिसर्च एप्टीट्यूड की ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपका अभिवादन। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सारे कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताइए कि सभी कुछ क्लियर हो रहा है आपको। अभी तक जितना भी हमने सेशन किया है उसमें से आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर सेशन पसंद आते हैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए सेल्फ लर्निंग के साथ में। और कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि आपको ये सोशल मीडिया के जो हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उसमें सभी तरह से आपको सुविधा है कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वैसे नहीं हो पा रहा है तो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके सेल्फ लर्निंग, तो जो हमारा चैनल का लोगो है वैसा ही लोगो आपको वहां पे नजर आएगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, तो जो कुछ भी यहाँ मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ में जो हमारा नंबर है, जिस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर लूंगी। क्लियर? तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हमें पढ़ना है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? अनुसंधान की विधियां। कितने प्रकार की विधियां होती हैं जिससे अनुसंधान किया जा सकता है? अब एक जनरल वे में हम समझ लेते हैं कि अगर हम जनरली सोचे कि आप अनुसंधान कैसे कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? किसी चीज के बारे में आपको जानना है, समझना है, खोजना है उसको, तो आप अनुसंधान करते हैं। ठीक है ना? और आप कैसे करोगे? क्या तरीका होगा करने का? पहले अपने माइंड में आप ये क्वेश्चन रखिए और उस क्वेश्चन को आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। सपोज आपको कोई अनुसंधान करना है, कोई चीज ढूंढना है आपको, है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ भी जनरल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर के कोई इश्यू हो सकते हैं, आपके घर की या फिर आपकी, जैसे जॉब सर्च करना एक तरह से एक ये अनुसंधान ही तो होता है। जो हम जॉब सर्च करते हैं, कैसे करते हैं हम जॉब सर्च? पहले तो क्या होता है, आपकी पूरी प्रोसीजर कैसी होती है जॉब को सर्च करने की, किस तरीके से आप करते हैं? पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो आप सुटेबल हैं आप उसको करने में। दूसरी बात, फिर आप देखते हैं कि आपके एरिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जिसमें आप जॉब को ढूंढ सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी साइट्स है इंटरनेट पे जो जॉब को प्रोवाइड करती हैं या फिर जॉब सर्च करने में हेल्प करती है। ये सब कुछ करने के बाद में जाकर आप 2-4 जॉब को सिलेक्ट करते हैं, उसमें अपना रिज्यूम पोस्ट करते हैं। रिज्यूम पोस्ट करने के बाद में जाकर अगर आपको कॉल आ जाती है, वो आपके रिज्यूम को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको कॉल आती है। उस कॉल के बाद में आप जाते हैं वहां पर अपने इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद फिर आप देखते हैं आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर आपको जॉब मिल जाती है। मतलब जो हमारी जॉब करने की एक प्रोसेस थी जॉब ढूंढने की, वो हमारी कंप्लीट होती है ना, यहाँ पर उसको हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन सपोज आप 2-4 बार कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और आपका नहीं होता है, तो आप उसमें फेल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फेल होना आपकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान था जो आप फेल हो गए। लेकिन ऐसा होता है कि उस जगह पर आप गए तो आपने कोई एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस को आप अगली जगह पर जाकर क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और वहां पर उसका लिया हुआ एक्सपीरियंस आपको वहां जाकर बेनिफिट देता है और आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है, अगर पहली जगह नहीं भी। ठीक है, तो एक सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब हम कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ ढूंढते हैं, तो हमारा तरीका क्या होता है? वो जो तरीका है ना, वही कहलाता है मेथड ऑफ रिसर्च। क्लियर? अब इसको हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मेथड, जो भी अलग अलग तरीके की अनुसंधान हो चुके हैं, अब आपने सोचा होगा
आसपास ही देखो कि आज हम मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक मोबाइल का सिस्टम है जिसको मैंने लगाया है, ये भी एक अनुसंधान है ना, जो कभी नहीं था आज है। पहले सिर्फ हम टेलीफोन पे बात करते थे और उसके बाद ट्रंक कॉल लगाया जाता था जब आपको कहीं आईएसटी बात करनी है, एसटीडी बात करनी होती थी। उसके बाद फिर आज हम इजीली देख के बात कर सकते हैं और आज तो इजीली हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये एक अनुसंधान है जो कि पहले नहीं था। जब ये अनुसंधान हुआ या इसकी रिसर्च हुई तो इसके पहले क्या आया होगा? सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा। सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन कि क्यों, कैसे, कब, कहा ये हम कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जब ये क्वेश्चन आता है ना, तभी जाकर उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, तो ये अनुसंधान की प्रोसेस होती है। अब हमें पढ़ना इसलिए है कि ये देखें हम कि कितने प्रकार के अनुसंधान होते हैं और किस किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो मेथड है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, वो मेथड है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसको कहेंगे हम प्रयोगात्मक विधि। क्या कहेंगे हम? प्रयोगात्मक विधि। अब ये प्रयोगात्मक विधि किस लिए होती है? देखो, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जब कभी हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? प्रयोग। प्रयोग किस चीज का किया जाता है? प्रयोग पहले किया जाता है, आपके पास कोई काम हो करने का, उसका फिर आप क्या करें? प्रयोग करें। और प्रयोग करने के बाद जो आपके समझ में आती हैं चीजें, उससे मिलती हैं कोई कंक्लूजन निकलता है। तो प्रयोगात्मक विधि जो है वो किस किस ऑब्जेक्टिव्स को लेके काम करती है? सबसे पहले तो लॉजिक्स होने चाहिए, तर्क होनी चाहिए कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके करने के लिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, मतलब उद्देश्य क्लियर होने चाहिए। फिर आपका जो काम हो वो कंट्रोल्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में। मैंने भी पीएचडी की है और पीएचडी करने के दौरान एक बात समझ में आती है कि और कुछ हो ना हो, भटकाव बहुत होता है। मतलब आप बहुत जल्दी भटक जाते हैं अपने रास्ते से। आप मतलब सर्च करने तो जा रहे हैं कुछ, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, बहुत सारे आपको आकर्षक चीजें नजर आती हैं, आप उसमें भटक जाते हैं। गूगल पे सर्च करना भी एक आसान चीज है क्या? आप सर्च करना अगर आपको आ गया तो आधी जंग जीत जाते हैं आप, क्योंकि आप करने जाते हो कुछ सर्च और दुनिया भर की चीजों में जाकर आप फंस जाते हो। तो आपका जो काम हो वो क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन मतलब जो आप खोज कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब नेक्स्ट आता है इसमें क्या चीज शो होती है? शो क्या होती है यहाँ पर? तो शोज होते हैं क्या? कॉजेस, इफेक्ट इन वेरिएबल्स। ठीक है, कॉजेस मतलब कि कारण क्या है, और वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो दो चर जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो दो चर जो कि रिसर्च को इफेक्ट करते हैं। उन दोनों चरों के बीच में क्या संबंध निकल रहा है, ये आपको यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस में अगर आप रिलेशन निकाल रहे हैं, कोई सपोज जैसे H2O की बात कर रहे हैं या फिर हम सोडियम की बात कर रहे हैं कि सोडियम का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है, तो सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल हो जाएगा, और दूसरी जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो दूसरा वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या पता लगता है? उसके कारण पता लगते हैं कि क्या कारण है जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका, और क्या इफेक्ट है उन दोनों वेरिएबल्स में, दोनों में संबंध क्या निकल रहा है। क्लियर? अगला है, इसमें और क्या चीज समझ में आती है? यूजली डन इन लेबोरेटरी। इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? प्रयोगशाला चाहिए होती है। प्रयोगशाला में जाकर हम इस रिसर्च को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर द डेटा कलेक्शन टूल ऑफ दिस मेथड। अब स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट का होता है मानकीकृत टेस्ट। अब टेस्ट का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो आपको पहले से ही प्रमाणित कुछ टेस्ट होते हैं जिनको आपको आधार मान के करना होता है। कि देखना है कि अगर जैसे सपोज करें, एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज रिलेशन देता है और काला हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो काला हो जाता है, इसके बारे में पहले से ही टेस्ट हो चुके हैं, उसका रीजन पता है, उसको स्टैंडर्डाइज कराया जा चुका है। ठीक है,
तो वो आप उस चीज को पहले से ही जानते हुए उस अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जिनकी वैलिडिटी होती है, जिन पर रिलायबिलिटी होती है और उनकी वैलिडिटी स्ट्रांग होती है, जिससे उन पर विश्वास करके आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और ये जो टेस्ट होते हैं वो आपके डेटा कलेक्शन में हेल्प करते हैं कि आप अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करो, उसमें ये टेस्ट हेल्प करते हैं। क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है, इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऐसे फिक्स वेरिएबल्स नहीं होते, बहुत ज्यादा चेंजेबल होते हैं और आसानी से वो कंट्रोल हो जाते हैं या फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं और कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आती है सेकंड नंबर की जो बात है वो है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करना। मतलब क्या है ऑब्जर्वेशन का हिंदी क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का हिंदी होता है मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, लगातार उसके बारे में देखना। हिंदी में देखते हैं ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं। अवलोकन। क्या कहते हैं? अवलोकन। हिंदी में कहा जाएगा अवलोकन। तो अवलोकन किस चीज का किया जाता है? आप कंटिन्यूअसली किसी एक चीज को लगातार वॉच कर रहे हैं तो उसके भी उसका आप अवलोकन करते हैं। सपोज किसी का बिहेवियर है, किसी एनवायरमेंट की स्थितियां हैं, है ना, आपके जो कृषि संबंधी कोई कार्य है, आपकी सामाजिक कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो डोमेस्टिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले उनको क्या करना होता है? अवलोकन करना होता है, उनको ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है। तो ये होती है ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना। अब इसमें क्या किया जाता है? आइडिया दिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है उसको, और नेचुरल सेटिंग ही ली जाती है। इसमें बार बार सेटिंग्स नहीं बदली जाती हैं। एक तरीके से आइडिया होता है ऑब्जर्वेशन का कि किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या मेथड होगी ये ऑब्जर्व करने की। ठीक है। अब ये लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर ऐसा कोई साइंटिफिक वे में आप रिसर्च कर रहे हैं तो जो काम होगा वो कहाँ पर होगा? लेबोरेटरी में होगा। उसको कंटिन्यूअसली आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे इफेक्ट कर रहा है ना। आपने सपोज किसी केमिकल को किसी दूसरे केमिकल में डाला तो वो आगे फर्दर किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। ये तो एक मेथड होगी लेबोरेटरी के अंदर जो साइंस के होते हैं। अगर आप एनवायरमेंट से कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में आपने कोई एक, जैसे सपोज कोई पेस्टिसाइड है जो आपने डाला या कोई खाद है जो आपने डाली, वो कैसे अवलोकित आप कैसे करेंगे? धीरे धीरे देखेंगे ना, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल की जाती है, ये देखने के लिए कि ये जो मेथड है इस मेथड से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसके आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन एक मेथड होती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है, इसमें बात आती है व्हाट, हाउ एंड व्हाई। पहले तो हम व्हाट कहेंगे, क्या करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, फिर इसके बाद हाउ, कैसे करना है, फिर आता है व्हाई, क्यों करना है। अगर ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं ना तब तो रिसर्च की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे तो रिसर्च की प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा इसमें ये बात रखना है कि इसके जो वेरिएबल्स हैं कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो मैनिपुलेट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको तो उनको ऑब्जर्व करना है ना, बाहर से देखना है। जो वो वर्क कर रहे हैं वो तो वो करते रहेंगे, इसलिए मैनिपुलेट नहीं होते। यहाँ पर मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं, बट यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं होते, वो चेंज नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड। ये बहुत ही कॉमन मेथड है रिसर्च करने की। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, टीचिंग लर्निंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, राजनीतिक कोई प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिकल सर्वे होता है, आपका फिजिकल सर्वे होता है ना, जनगणना को देखने के लिए सर्वे होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमनली सर्वे मेथड्स के अनुसार ही सॉल्व की जाती हैं, उनके बारे में पता लगाया जाता है। बहुत ही
जनरली यूज होने वाली मेथड जो है वो सर्वे मेथड है। देखिए दोनों ऊपर वाली जो मेथड है उनके लिए तो लेबोरेटरी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। सर्वे मेथड ऐसे कामों के लिए भी हम कर सकते हैं जिसमें आपको ऐसे टूल्स चाहिए है जो टूल्स एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब नजर नहीं आ रहे हैं फिर भी वो टूल्स हैं। तो उन या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उस वक्त नजर नहीं आ रही, फिजिकली समझ में नहीं आ रही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपके सामने, फिर भी वो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या असर हो रहा है उस प्रॉब्लम को जानने के लिए सर्वे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए कि महिला सशक्तिकरण 2023 में और महिला सशक्तिकरण 2019 में, दोनों में क्या अंतर है इसका सर्वे किया जाए। तो देखा जाएगा पहले कि 2019 में जो महिलाएं थी वो कितनी सशक्त थी, किस हिसाब से काम कर रही थी, क्या क्या उनके राइट्स थे, क्या उनके जो राइट्स थे उनको पता है या नहीं पता है, तो ये सारी चीजें थी। अब हम देखेंगे कि 2023 में क्या हो गया, क्या चेंजेस आ गए, उनकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आ गए, क्या वो समझने लगी हैं, उनकी जॉब स्टेटस जो है वो पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, या फिर किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें हो गई है ना। तो ये कहलाती है आपकी सर्वे मेथड। अब यहाँ पर क्या होती है, दो प्रकार के सर्वे होते हैं, टू टाइप के सर्वे होते हैं। पहले तो होता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल सर्वे एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। क्रॉस सेक्शनल सर्वे मींस कलेक्टिंग इनफॉर्मल फॉर्म a sample it is conducted at one point in time। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है वो क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ सैंपल। ठीक है, अब सैंपल क्या होता है कल हम अगली जो क्लास करेंगे उसमें सैंपल पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल सर्वे में क्या बात की जाती है, कंडक्टेड एट अ वन पॉइंट इन अ टाइम, एक पॉइंट पर एक ही समय में एक ही सैंपल की बात की जाएगी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल सर्वे जो होता है, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ टाइम इन ऑर्डर टू स्टडी चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल जो होगा वो एक पॉइंट में होता है, जैसे जब भी हम मैथ्स में भी क्रॉस सेक्शन निकालते हैं ना तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर जबकि लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा आपका, एक ही समय में कई डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भी आप उसका मेथड का जो कहना चाहिए क्या, किस तरीके से असर हो रहा है किसी बात का, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल जो होगा वो एक ही बार में एक ही जगह पर एक ही बार का सैंपल जो होगा वो सर्च में आएगा। जबकि लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में क्या होगा, एक ही पॉइंट पर एक ही समय में अलग अलग जगह के अलग अलग डिफरेंट सैंपल के बारे में भी डिस्कशन किया जा सकता है, उनकी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर तो ये बात समझ में आ गई सर्वे मेथड का। और क्या होता है, डेटा कलेक्शन एक मेन पार्ट होता है। डेटा कलेक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। आपको सर्वे मेथड में सैंपल के रूप में ना लोग लिए जाते हैं, 100 पीपल्स या फिर 200 पीपल्स या फिर 1000, जितना बड़ा सैंपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको मध्य प्रदेश में कितने जो गर्ल्स हैं 2019 में जॉब में थी। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जितनी लड़कियां मध्य प्रदेश में हैं, है ना, उनमें कितनी बच्चियां ऐसी थी जो जॉब कर रही थी। ठीक है, 20, अब उसमें लग जाता है कि 20 साल से ऊपर की, 20 साल से नीचे की, 30 साल तक की, 40 साल तक की, 50 साल तक की। तो उसमें इस तरीके से सैंपलिंग की जाती है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन में क्या किया जाता है, इन सैंपल्स को पहले हम कलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले कि कौन सा हमें सैंपल लेना है। 20 तारीख, अब हमें ले लेना है कि मध्य प्रदेश में 2019 में जो 20 साल से 30 साल तक के महिलाएं थी, उनमें से कितनी महिलाएं जो थी वो सरकारी नौकरी में लगी हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पॉपुलेशन निकालेंगे कि 20 से 30 साल की महिलाएं जो है वो कितनी थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, हर एक जगह पर जाकर हम 100 महिलाओं का सैंपल लेंगे।
क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन में एक साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए 100 महिलाओं का सैंपल लेंगे, फिर उनके पास जाएंगे, हम स्टैंडर्डाइज अपना टूल लेके जाएंगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगेंगे, ताकि हमें जो हमारे रिसर्च का टॉपिक है उस हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, ताकि हम अपना रिसर्च का प्रोसेस आगे बढ़ा पाए। तो ये जो कंप्लीट काम होता है ना, वो काम कहलाता है डेटा कलेक्शन का। ठीक है, और डिटेल में हम जब सैम्पलिंग पढ़ेंगे उसको मैं समझाऊंगी। फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है ये समझ लीजिए। इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप, किसी एक ग्रुप के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी एक कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, किसी एक पॉलिटिकल इशू के बारे में, या फिर किसी एक पॉलिटिकल बिल के बारे में, किसी एक पॉलिसी के बारे में, है ना, जैसे सपोज एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में केस स्टडी करनी है आपको। किसी एक अपराधी की पूरे जो उसका अपराध का कारण है उसकी केस स्टडी करनी है, तो उसमें क्या होता है, डेप्थ में नॉलेज लेने की बात की जाती है। बच्चे उस इंसान के बारे में आप डेप्थ में जाके पूछेंगे कि भाई तूने ऐसा काम किया तो क्यों किया, क्या रीजन है उसके पीछे, और उसके अकेले उसकी बातें नहीं, उससे जुड़े हुए लोगों की बातें भी, उससे जुड़े हुए जो प्रभावित लोग हैं उनके बारे में भी। तो बहुत डेप्थ में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इस वजह से, और एक बार में एक ही चीज के बारे में स्टडी करते हैं, उससे जुड़े हुए सारी चीजों में। जो जर्नलिज्म है उस जर्नलिज्म में केस स्टडी बहुत होती है, क्योंकि जब स्टोरी लिखी जाती है तो स्टोरी ऐसे नहीं लिखी जाती भाई किसी ने बोला था हमने सुन लिया और हमने अपनी मैगजीन में या फिर अपनी टीवी चैनल पे उसे दिखा दिया, नहीं, आप उसकी कंप्लीट एविडेंस जो है वो लेते हैं, उस एविडेंस के हिसाब से कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर जाके आप अपनी स्टडी करके फिर आप रिपोर्ट या न्यूज दिखाते हैं, है ना। तो ये है केस स्टडी। तो ये 4 प्रकार की जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स मानी जाती हैं रिसर्च की मेथड्स। क्लियर? अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो मुझसे आप फिर से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वापस से समझा दूंगी। ठीक है, तो ये रिसर्च का जो मेथड का पोर्शन है इसको हमने किया यहाँ पर खत्म। अब कल हम पढ़ेंगे क्या क्या है भाई, आपके जो सिलेबस है उसमें जो होगा ना वही पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके वो सिलेबस से ही आते हैं, है ना, और हमें सिलेबस को ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कहीं और आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलता है, कभी कुछ पढ़ा दिया जाता है, कभी कुछ पढ़ा दिया जाता है। मैं किसी की बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को नहीं देखा है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं इस चैनल में वो मैं बता रही हूँ, कि जैसे जैसे यूनिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं उसी प्रकार से मैं अपनी इसमें यूनिट्स आपको कंप्लीट करा रही हूँ। तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिसर्च, हो गया हमारा, एक्सपेरिमेंटल हो गया, रिसर्च हमने बता दी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड हमें पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको कल बता दूंगी। डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल जो है इसके बारे में, वैसे तो ये टाइप्स ऑफ में आ गया था, टाइप्स में बता दिया था मैंने, फिर भी इसमें क्योंकि पूछा है इसको मैं कल आपको बता दूंगी। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, फिर हमें पढ़ना है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मल स्टडी, रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च और रिसर्च एथिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में और डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल जो है मेथड ना, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आज का कैसा लगा सेशन, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जितने लाइक होते हैं ना कम से कम ये मन को तसल्ली होती है कि इतने लोगों ने तो एटलीस्ट इसको देखा है और इतने लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो बस एक काम है, लाइक जरूर कर देना, और उसके बाद में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कर सकते हैं वो कर दीजिए। बाकी मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हो ना। तो मिलते हैं कल फिर इसी समय सेल्फ लर्निंग में, और रात को 9 बजे जो भी एजुकेशन के हैं प्लीज रात को 9 बजे हमारी एजुकेशन की क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को आप अटेंड जरूर कीजिए, क्योंकि 9 बजे हम उसमें भी कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, जैसा जैसा सिलेबस में है उसी स्टेप्स में आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को करती हूँ मैं खत्म, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, गुड नाइट, बाय बाय।